आज भी ये दुख होता है कि क्यों अब तक मैं अकेली ट्रांस महिला डॉक्टर हूँ जिस मकाम तक पहुंच पाई। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन मुस्लिम वुमन ट्रांसजेंडर डॉक्टर। तो एक ट्रांसजेंडर महिला जो है उसको हम महिला मानने से क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नमस्कार, DW हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा सक्सेना। जून को प्राइड का महीना माना जाता है, यानी समलैंगिक समुदाय के लोग इस महीने को अपनी विजिबिलिटी, हक और मान्यता मिलने के प्रयासों के लिए दुनिया भर में अलग अलग तरह से मनाते हैं। 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के LGBTQI या समलैंगिक समुदाय के लोगों को अपनी यौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, लेकिन आज भी समाज में इस समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है। समाज में उनके लिए गलत धारणाएं हैं और उन्हें स्टीरियोटाइप किया जाता है। आज हमारी खास मेहमान एक ट्रांस महिला हैं और वह न सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि कोरोना योद्धा भी। डॉक्टर अक्सा शेख हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रिसर्च के वैक्सीनेशन सेंटर की नोडल अफसर भी हैं। आप एक ट्रांस महिला हैं जो इस मुकाम तक पहुंची हैं, लेकिन आप और ट्रांस लोगों को भी यहाँ देखना चाहती हैं। मुझे ये पता चला कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि शायद एशिया और पूरी दुनिया में भी कोई और कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की हेड करने वाला ट्रांस व्यक्ति नहीं है। तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा खुशी भी हुई कि इतने बड़े मकाम पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन साथ में इस बात का हमेशा आज भी ये दुख होता है कि क्यों अब तक मैं अकेली ट्रांस महिला डॉक्टर हूं जो इस मकाम तक पहुंच पाई। ऐसा क्यों है कि सिर्फ 10-15 ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स बन पाए हैं, जबकि ऑफिशियल काउंट 5 लाख है ट्रांसजेंडर्स का, अनऑफिशियली तो शायद 1 करोड़ होंगे। क्यों ऐसे है कि अक्सर ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो अपनी स्कूलिंग भी नहीं कर पाते, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। और क्यों ऐसा है कि इतने सारे ट्रांसजेंडर लोग खुदकशी करते हैं। आई वुड डेफिनेटली वांट दैट मोर ट्रांसजेंडर पर्सन शुड सर्वाइव। वो अपनी स्कूलिंग करें, वो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे, डॉक्टर बने, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बने और फिर जरूर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी इस देश में चलाएं। बचपन से आपने किस तरह के चैलेंजेस का सामना किया? मेरा जन्म मुंबई में हुआ था। मैंने दिल्ली में 10 साल पहले शिफ्ट किया है और मुझे याद है कि 3-4 साल से ही मेरी जो जेंडर आइडेंटिटी है, जब से मुझे याद है तब से वो एक फीमेल जेंडर आइडेंटिटी रही है, गर्ल की आइडेंटिटी रही है। लेकिन और मेरा बिहेवियर भी उसी लिहाज से था, लेकिन घर वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे दे रेज्ड मी एज अ बॉय और मेरा दाखिला भी एक ऑल बॉय स्कूल में ही हुआ था और वो काफी मुश्किल दिन रहे ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए। जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे इन सब चीजों का असर पड़ता है वो समझना बहुत ही मुश्किल है। तो वो जो पूरा पीरियड था, जो स्कूल का जमाना था, वो तन्हाई में बीता है, वो एक उदासीनता के माहौल में बीता है, वो डिप्रेशन के साथ बीता है। और अपनी ये जो प्रॉब्लम होती है, ये ट्रांसजेंडर बच्चा कैसे एक्सप्रेस करे, क्योंकि हमारे स्कूल्स में जेंडर या सेक्स एजुकेशन की बातें नहीं की जाती हैं। ये समझा जाता है कि सभ्य समाज में ये सब बातें बच्चों के सामने नहीं की जाती। तो कैसे वो बच्चा किसको बताए जहां पे सेक्स या जेंडर की बात को ही गुनाह माना जाता है। घर वालों से भी वो बच्चा कैसे बताए जब उसको रोज ये याद दिलाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें बाहर ग्राउंड में जाके खेलना है, तुम्हें इस किस्म के कपड़े पहनना है, तुम्हें इस तरह से बोलना है। उसके बाद जब प्यूबर्टी का वक्त आया तो उसके बाद मेरा अट्रैक्शन मेरी ही क्लास के लड़कों की तरफ होने लगा और उस वक्त मुझे समाज ने दिमाग में ये डाल दिया था कि अगर आप गे व्यक्ति हैं, अगर आप एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति हैं, तो आप मेंटली सिक हैं, आप मानसिक रोगी हैं, आपको इलाज की जरूरत है, आप बीमार हो। और मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि मुझे पता नहीं है कौन सी बीमारी हो गई और अब मैं इसको बारे में किसको बताऊं, कैसे इससे डील करूं। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को बदलने की, लेकिन एक्चुअली बदल तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन और फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ता चला जाता है। टू द एक्सटेंट कि जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, और मेडिकल कॉलेज लेट मी टेल यू बहुत ही चैलेंजिंग स्पेसेस होती हैं, बहुत ही ऐसी जगह होती है जहां पे अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं स्ट्रेस के कारण। और उसमें से अगर आप एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो तो आपके लिए इतने ज्यादा चैलेंज है कि आपको वॉशरूम जाने में भी परेशानी है, आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता क्योंकि आपको जो है गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा नहीं, आपको बॉयज हॉस्टल मिलेगा जहां पर रह सकते नहीं हो। तो तीसरे साल में मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था
और उसके इलाज के सिलसिले में मैंने डॉक्टर से बात की, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी ने मेरी जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात की। मुझसे पूछा कि आपको आपका अट्रैक्शन कहाँ पे है, और जब मैंने उनसे बात की, उनको अपनी सारी फीलिंग्स समझाई, तो उन्होंने कहा कि आप नॉर्मल हो, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ आपको तनाव बहुत ज्यादा है मानसिक तौर पे, तो आप क्यों नहीं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जाके दिखाते हो। एंड उस वक्त मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकल सोशल वर्कर्स, इन सब से बात की, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो हु आई एम। क्योंकि उसके पहले मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं अपने आप को क्या कहूं। और उसके बाद में फिर घर वालों को पता चला, और घर वालों की तरफ से तो जो है वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया मुझे। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मैं उनकी स्टेट समझ सकती हूँ कि किसी ने भी अगर अपने बच्चे को 20 साल तक एक लड़के के तौर पे पाला है, और फिर एक दिन उनको ये कहा जाए कि आपका जो लड़का है ये तो अपने आप को लड़की ही मानता है, और वो उसका दिमाग लड़कियों वाला है, और ना सिर्फ यही बल्कि अब वो अपने आप को चेंज भी करना चाह रहे हैं। अब वो लड़कियों वाला नाम लेंगे, अब वो लड़कियों जैसे कपड़े पहनेंगे, लीगली जेंडर चेंज कराएंगे, सर्जरी कराएंगे, तो नेचुरली किसी भी परिवार के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। और हमने वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं बनाया है उन फैमिलीज के लिए जिनके यहाँ पे ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं, कि उनको कोई सपोर्ट सिस्टम मिल सके। कुछ सालों बाद में उन्होंने कोशिश की कि मेरी शादी भी हो जाए, ऑफ कोर्स लड़की के साथ में, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड टू लीव माय हाउस। और फिर मुंबई से दिल्ली का मैंने सफर किया। उस वक्त मेरी एमडी हो चुकी थी, और दिल्ली में जब मैं आई तब अब मैं एक आजाद पंछी थी, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास घर था, गाड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं वो जो ट्रांजिशन वाला जो मेरा डिसीजन था वो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि बहुत सारे इनविजिबल जो बॉन्ड्स थे पारिवारिक जो थे वो आपको आजाद होने नहीं देते हैं। और उस वक्त मेरे लिए वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि आपके पास सारी जो है सुविधाएं हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हो। एंड दैट वाज द टाइम जब मेरा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया, और मैंने एक रोज जो है वो आत्महत्या करने की सोची भी थी। लेकिन उसके बाद मैंने वो नहीं किया, और अपना जो है लाइफ का डिसीजन मैंने चेंज किया, एंड फाइनली आई स्टार्टेड ट्रांजिशन। सो आई थिंक अगर मुझसे आप पूछें कि मोस्ट चैलेंजिंग फेज कौन सा था, तो आई वुड से जो बचपन वाला फेज था, दैट वाज मोस्ट चैलेंजिंग। और दूसरा वो फेज जब आपको अपनी जेंडर आइडेंटिटी का पता लग जाता है, लेकिन ये समाज जो है वो आपको अपनी जेंडर आइडेंटिटी अफर्म करने नहीं देता। क्यों समाज आज भी समलैंगिक संबंधों या ट्रांस लोगों को मेन स्ट्रीम से दूर रखना चाहता है? तो अगर कोई इंसान बहुत लंबा है तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता है हमारे देश में। अगर किसी की हाइट कम है तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता है, हालांकि उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने किसी ने डिसाइड नहीं किया कि मुझे लंबा होना है, किसी ने डिसाइड नहीं किया कि मुझे छोटा होना है, या मुझे समलैंगिक होना है, या मुझे जो है वो ट्रांसजेंडर होना है। लेकिन उसके बावजूद हमने एक डिफाइन कर रखा है कि ये नॉर्मल सी है, और जो भी इसके बाहर जाता है वो एबनॉर्मल है, और जो एबनॉर्मल है उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसको कमतर समझा जाएगा, उसको अब्यूज किया जाएगा। तो ये समाज की मानसिकता है कि वो डाइवर्सिटी जो है हमारे समाज में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर हम किन्नर समाज या हिजड़ा घराना की बात करें तो नेचुरली वो कोई अपर कास्ट हिंदूज या बहुत ही अच्छी जाति के मुसलमान नहीं माने जाते। तो ऐसी लोगों को, और खास तौर से जिस किस्म के वो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस करते हैं, चाहे वो भीख मांगने के हो, चाहे सेक्स वर्क के हो, या चाहे शादियों में नाचने गाने के हो, तो हमारे समाज ने डिग्निटी ऑफ वर्क और डिग्निटी ऑफ प्रोफेशंस को भी डिफाइन कर रखा है। तो जो सफाई करने वाले व्यक्ति हैं उनको नीचे समझा जा रहा है, और वहीं जो पूजा कराने वाले व्यक्ति हैं उनको ऊंचा समझा जा रहा है। तो इन सभी रीजंस की वजह से भी ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो उनके जो प्रोफेशंस हैं, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, उनका पढ़ाई का जो स्टेटस है, इन सबको देखते हुए उनको नीची जाति के माना जाए। आपके जीवन जैसा उदाहरण LGBTQI समुदाय के रिप्रेजेंटेशन के लिए कितना जरूरी है? कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने MBBS MD किया है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया से, वो भी बिना किसी रिजर्वेशन के, वो भी बिल्कुल गवर्नमेंट में सरकारी सीट से। तो कई बार जो है वो एक उनके लिए एक सरप्राइज है, शॉक होता है कि आपने कैसे किया।
दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं जो इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते, वो ऐसे इग्नोर करना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं कि आप ट्रांसजेंडर भी हैं। कहते नहीं, आप हमारे लिए बस डॉक्टर हैं। बट दिस इज एन आइडेंटिटी विच आई एम अफर्मिंग, विच आई वांट टू assert that yes, I am a transgender doctor, I am not just a doctor and I am very proud to be a transgender। तो एक बार वो डिनाइल वाला भी होता है, जब वो बिल्कुल डिनाई करना चाहते हैं या आपकी आइडेंटिटी को सरे से जो है खारिज करना चाहते हैं। ये समझना कि हमारे आशीर्वाद में इतना पावर होता है कि हमारा आशीर्वाद आपने ले लिया तो पता नहीं आपके भाग्य खुल जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं। पहले आप जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति यहाँ पे, उनको इंसान बनने दीजिए, उनको इंसानों का दर्जा दीजिए, भगवान बनाने की जरूरत नहीं। समाज में स्वीकारने या एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक ट्रांस व्यक्ति को किन किन जगह पक्षपात झेलना पड़ता है? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेन एंड वीमेन की बात करता है, या हमारे जितने भी लॉज हैं वो सिर्फ मेल्स फीमेल्स के लिए बनाए गए हैं। तो लीगल एंटिटी ही नहीं थे ट्रांसजेंडर व्यक्ति। और ये हुआ नालसा जजमेंट के बाद में, जो कि 2015 में आया था, जिसके तहत थर्ड जेंडर भी एक रिकॉग्नाइज किया गया। हालांकि थर्ड जेंडर वर्ड नहीं यूज हो रहा है, लेकिन एक तीसरा भी जेंडर हो सकता है, इसको एक लीगल आइडेंटिटी मिली। उसके बाद एक जद्दोजहद हमारी रही कि हमारे जो अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन हो। अगर आप जो ट्रांसजेंडर एक्ट के प्रोविजंस देखें तो उसमें अगर आप एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ सेक्सुअल अब्यूज के लिए सिर्फ 2 साल की सजा है, जबकि वहीं पे अगर हम बात करते हैं, इंडिया में कानून है कि अगर आप एक एनिमल के साथ सेक्सुअल अब्यूज करते हो तो 10 साल की सजा। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वो जानवरों से भी नीचे वाले स्तर पे हैं? हिजड़ा घराना या किन्नर समाज की अगर हम बात करते हैं, और इनको इतना ज्यादा सेग्रीगेट किया जाता है। कहीं पे भी आपको चाहे कोई वॉचमैन की सिक्योरिटी की नौकरी देनी हो, घर में हाउस हेल्प की नौकरी देनी हो, आप क्यों नहीं वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऑफर करते हो? अगर हम रिसेंटली कोविड की बात करें तो कोविड में मेल आइसोलेशन वार्ड्स और फीमेल आइसोलेशन वार्ड्स हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर आइसोलेशन वार्ड नहीं है। आप मुस्लिम समुदाय से भी हैं, क्या आपको अपनी अलग अलग आइडेंटिटी से समझौता करना पड़ा है? अब जहां तक मेरे आइडेंटिटीज का सवाल है, मैं इन सबको बड़े ही प्राउडली लेके चलती हूँ। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन मुस्लिम वुमन ट्रांसजेंडर डॉक्टर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ दीज आइडेंटिटीज। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि ये सारी आइडेंटिटीज एक साथ कई बार नहीं जाती हैं। कि अगर आप एक मुस्लिम हो तो आप क्वेयर पर्सन नहीं हो सकते, और अगर आप क्वेयर पर्सन हो तो आप मुस्लिम नहीं हो सकते हो, क्योंकि मुस्लिम समाज में क्वेयर पर्सन की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। एंड मैं काफी रिलीजियस बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उस वक्त अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मैं जो कर रही हूँ ट्रांजिशन वो सही भी है या नहीं, क्या मैं ये करने से कुछ गलत करने वाली हूँ अपने ही फेथ से। तो मेरे लिए वो एक इंटरनल बैटल रहा। जब वो इंटरनल बैटल मैंने जीत लिया एंड आई वाज कन्विंस्ड दैट व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली राइट फॉर मी एंड आई शुड बी डूइंग इट रादर, यू नो, तब उसके बाद एक एक्सटर्नल बैटल था जहां मुझे अपने घर वालों को ये कन्विंस करना था कि मैं ये दोनों आइडेंटिटीज कैरी कर सकती हूँ। मुझे अपने मुस्लिम समाज को ये कन्विंस कराना था कि मैं ये दोनों आइडेंटिटीज एक साथ निभा सकती हूँ। तो अब मुस्लिम समाज जो है वो जब मेरी बात सुनता है और मेरे जरिए क्वेयर इश्यूज के ऊपर ध्यान देता है, तो मैंने खुद देखा है कि कितने ज्यादा मुस्लिम्स जो है वो क्वेयर लोगों को आजकल सपोर्ट करने लगे हैं। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं है जितना शायद हम चाहते हैं, लेकिन है। मैं अक्सर पूछती हूँ कि क्या आप किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से मिले हो, कभी बात की है, कभी उनसे पूछा कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, अगर की भी है या नहीं की है? अक्सर लोग कहते हैं कि हमने कभी बात नहीं की, हमने तो बस सिग्नल पे ट्रांसजेंडर को देखा तो उसको हमने भीख दे दी थी, या ट्रेन में मांगने आए थे हमने उनको डांट कर भगा दिया। तो अगर इस किस्म का ही आपका इंटरेक्शन रहा होगा और नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके हो सकता है रहे हो इसकी वजह से, तो आपका व्यू पॉइंट गलत होगा। तो मेरी कोशिश आजकल यही है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, मैं अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट करूं विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जिंदगी के जरिए लोग दूसरे मुस्लिम्स और दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों की लाइफ्स के जो स्ट्रगल्स हैं उनको समझें, और इसको आइडेंटिफाई करने की वजह से जो ट्रोलिंग, अब्यूज या डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाए। आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं, क्या लोगों का रवैया आपको देखकर जानकर बदला है? तो मैंने देखे हैं कि किस तरह से ना सिर्फ हिंदुस्तान से लेकिन इवन पाकिस्तान से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं
और जब मैं अपनी स्ट्रगल्स की कहानियां उनको बताती हूँ, जब मैं उनको फतवे पेश करती हूँ, जब मैं उनको ये बताती हूँ कि क्या आपको ये पता है कि तेहरान, ईरान जो है वो सबसे ज्यादा सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाते हैं, जब हम उनको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इसके लिए क्या फतवे अवेलेबल हैं, जब हम उनको दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जिंदगियों के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चेंज होता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस अगर मैं आपको कहूं जो मेरे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे हैं, वो आज वो मुस्लिम यूथ है जो किसी जमाने में मुझे जो है ये समझते थे कि मैं गुनहगार हूं। हम औरतों के हक के लिए अपनी आवाज बुलंद जरूर करते हैं, लेकिन क्या स्त्री विमर्श या महिला आंदोलन में आपको ट्रांस महिला के नाते भागीदार समझा जाता है? टर्फ यानी कि ट्रांस एक्सक्लूडिंग रेडिकल फेमिनिज्म की बात है। मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है गलत हो, कि ये ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में हमें देखने मिलता है। भारत में फॉर्चुनेटली हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ऑप्रेस्ड हैं, और जहां उनको दूसरी एक अबला नारी मिलती है वो अपना दुख उसके साथ शेयर करती है, फिर भले ही वो अबला नारी ट्रांसजेंडर नारी हो या सिसजेंडर नारी हो। तो मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में काफी अच्छा रहा है। मुझे जो महिला समाज है हिंदुस्तान में उससे बहुत ज्यादा सहानुभूति मिली है, उससे बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह मिला है। कुछ फेमिनिस्ट हैं जो इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और इसमें बहुत बहुत बड़े जो लोग भी हैं, बहुत मशहूर ऑथर्स भी हैं जो कहते हैं कि अगर आप मेंस्ट्रुएट नहीं करते हो तो आप महिला नहीं हो, अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर पाते हो तो आप महिला नहीं हो। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आवर बॉडीज डू नॉट डिफाइन आवर जेंडर। अगर कोई, और मैं ये सवाल उन लोगों से अक्सर पूछती हूँ कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और स्तन कैंसर होने की वजह से उसकी सर्जरी होती है और उसके स्तनों को निकाल दिया जाता है, तो क्या वो महिला नहीं रहती? क्या अगर किसी महिला को गर्भ का कैंसर है और उसकी वजह से जो है उसकी बच्चेदानी निकाल दी जाती है, उसकी ओवरीज निकाल दी जाती है, तो क्या वो महिला नहीं रहती? क्या पोस्ट मेनोपॉजल होने के बाद में जब महिला बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, या जो इनफर्टाइल महिलाएं हैं जिनमें बांझपन है, क्या वो महिलाएं नहीं है? अगर हम उन सबको महिला कह सकते हैं, तो एक ट्रांसजेंडर महिला जो है उसको हम महिला मानने से क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? आप गजल लिखती भी हैं, पढ़ती भी हैं, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप अपने ही निराले अंदाज में क्या सीख देना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी? जब वो आत्महत्या का ख्याल चला गया और उसके बाद मैंने जब ट्रांजिशन किया, तो मैं उसको अपना दूसरा जन्म मानती हूँ, और मैं उस हिसाब से सिर्फ 4 साल मेरी उम्र होगी कुछ दिनों में। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मुझे अब जो है इस एक एक दिन में डबल जीना है, मुझे 2 या 3 जिंदगियां जीनी है और बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि 34 साल जिंदगी के जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो 2 लाइन है, एक गजल की या एक शेर की जो जिनसे मैं बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ, और वो है गालिब साहब की जो कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो इतने अरमान हैं, इतने सारे काम करने हैं कि कभी कभी लगता है काश 25 घंटे होते तो थोड़ा और कर लेते हैं। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अक्सा शेख। आप ऐसे ही लोगों में जागरूकता का पैगाम पहुंचाएं। और साथ ही दोस्तों, आप सबको DW की इस खास पेशकश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।